नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने एक छोटे से परिवार स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है टॉपिक शुरू करी थी अपनी संविधान का भाग 3 यानी कि पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने देखा था मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमने जो अपनी नई टॉपिक जो है संविधान का शुरू करी थी। हालांकि इसमें जो है हमने आपको जो कितने अभी मूल संविधान में 7 जो राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, मौलिक अधिकार थे, वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। हालांकि अभी फ़िलहाल जो है ये 6 ही रह गई है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो क्या करा कि प्रॉपर्टी यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था, उसे जो है मौलिक अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो अपनी पहली जो राइट है, राइट टू फ्रीडम, सॉरी राइट टू इक्वलिटी, जिसमें टॉपिक्स कवर होती है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो कवर होती है वो होती है 14 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक, 14 से 18 नंबर तक। इनमें से जो हमने सारी आर्टिकल्स कवर कर ली, फ्रॉम 14 आर्टिकल्स टू 18 आर्टिकल्स। जो 14 नंबर की आर्टिकल थी वो कहता था रूल ऑफ लॉ के बारे में, 15 नंबर कहता था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेसेस ऑफ बर्थ एंड सो ऑन। और उसके बाद 16 नंबर कहता था कि अपॉर्चुनिटी जो है उसकी इक्वालिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी या जो भी किसी भी प्रकार से कोई भी जॉब हो उसमें। उसके बाद हमने देखी 17 आर्टिकल नंबर कि अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दी गई। फिर जो है लास्टली हमने देखी थी अपनी पिछली क्लासेस में कि 18 नंबर आर्टिकल की उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल। इन सब को करने के बाद आज की जो अपनी क्लासेस शुरू होने वाली है, और आज की जो क्लासेस की नई टॉपिक रहने वाली है वो रहने वाली है अपने भारतीय संविधान की में जो मौलिक अधिकार लिखे गए हैं। पहला अधिकार हमने पढ़ लिया कि स्वतंत्र ये की समानता का अधिकार हमने जो है देख ली। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है मौलिक अधिकार में दूसरा अधिकार अपने को क्या मिला है, कि दूसरा अधिकार क्या है अपना, तो दूसरा अधिकार अपना स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू फ्रीडम। इसमें आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक कवर होंगे। तो लिख लेंगे कि दूसरा अधिकार कौन सा है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में हमें बताया गया है। ये चीज़ हमें आर्टिकल नंबर 19 से आर्टिकल नंबर 22 तक जो है पढ़ने को मिलेगा। इसमें हम जो है यही टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो ये है अपनी कुछ राइट्स जो है कैसा, तो स्वतंत्रता का अधिकार वाला राइट। चलिए इस पे थोड़ी सी बहस कर लेते हैं, थोड़ी इस पे डिबेट कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, फिर जो है हम अगले आर्टिकल की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो क्या बताया गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो इंडियन सिटीजन्स हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनकी जो है स्वतंत्रता, भारत के जो नागरिक है वो स्वतंत्र हैं। क्या है, वो स्वतंत्र है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, वो जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी प्रकार से कोई भी रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर नहीं रहेगी। हालांकि जो है कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रहे हैं हमारे अधिकारों पे, और इसके बारे में जो रेस्ट्रिक्शंस है, कर्तव्य, ये हम आगे पढ़ेंगे 4A में। जो टॉपिक आएगा संविधान का भाग 4A, अमेंडेड भाग है 4 का, अमेंडेड भाग 4A है, जिसमें हमें बताया गया कि हमारी कुछ लिमिटेशंस और कर्तव्य भी है जो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिलहाल के लिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अपनी ये कहाँ से शुरू होगी, तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक होगी। तो आर्टिकल नंबर 19 हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 19 लिखते हैं। अच्छा, आर्टिकल नंबर 19 से हमने स्टार्ट करना है, और ये सारी चीज़ें इनिशियली दी गई थी। तो हम आर्टिकल नंबर 19 एक का सब क्लॉज में एक देखेंगे। ठीक है, कि एक क्या कहता है, एक कहता है अपना आर्टिकल नंबर 19(1) का, ये कहता है कि इसमें राइट टू एक्सप्रेस के बारे में हमें बताता है। क्या बताता है, तो राइट टू एक्सप्रेस की अपनी जो भावना है वो व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं खुद को, मतलब बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आई मीन आप बोल सकते हैं, आप चुप रह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू एक्सप्रेस या फिर राइट टू एक्सप्रेशन भी आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो है अपनी मर्ज़ी से बोल सकते हैं, आप जो है अपनी मर्ज़ी से
चुप रह सकते हैं, साइलेंट रह सकते हैं, क्वाइट रह सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, 19(1)(b भी आता है। 19(1)(b अभी अभी ये ऐसे चलेगा कुछ समय के लिए, तो 19(1)(b भी आता है। तो 19(1) के बी में क्या आता है लिखा हुआ, तो ये हमें बताता है कि एक जो है शांतिपूर्ण सभा होना चाहिए, असेंबली होनी चाहिए, पीसफुल असेंबली, इसका अधिकार देता हमें। तो कैसा, राइट टू पीसफुल असेंबली, शांतिपूर्ण सभा होना चाहिए। जैसे अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, तो जब आप कोर्ट जाते हो या आपने मूवी में भी देखा होगा कि जब ज़्यादा शोर होने लगता है तो जज क्या करेंगे, अपनी राइट यूज़ करेंगे और बोलेंगे क्वाइट क्वाइट क्वाइट, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, साइलेंस साइलेंस प्लीज़। तो कुछ यही चीज़ें होती है कि सबको अपना अपना अधिकार है कि कब बोला जाए, कब चुप रहा जाए, तो वो अपने हिसाब से जो है चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें भी देता है कि जो सभा है, जो असेंबली है, जो सेशन है, जो कोर्ट है, उस वो जो है शांतिपूर्ण रहने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो हमें क्या बताता है 19(1)(b, तो पीसफुल असेंबली के बारे में बताता है। अच्छा, 19(1) का सी हमें बताता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तो हमें जो है ये एसोसिएशन बनाने के लिए, एसोसिएशन का निर्माण करने का अधिकार देता है। अच्छा, आप लोग घूमते भी होंगे, तो घूमने का भी अधिकार देता है, राइट टू ट्रैवल, राइट टू ट्रैवल, आपको घूमने का भी अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 19। आपको रहने का भी अधिकार देगा फिर तो रहने का अधिकार है, राइट टू रिसाइड। तो घूमने का अधिकार है, तो घूमते घूमते थक गए तो हमें रहने का भी अधिकार मिलना चाहिए, तभी तो हम रेस्ट कर पाएंगे, तो राइट टू रिसाइड, रुकने का अधिकार, ठहरने का अधिकार, रहने का अधिकार। ठीक है, अब आता है 19(1)(f। ठीक है, तो ये बताता है अपना राइट टू प्रॉपर्टी। ये क्या बताता है अपना, राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब जो है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लासेस में ही बता दी कि हमारे पास टोटल जो मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, पर अब जो है हमारे पास सिर्फ 6 अधिकार रह गए हैं। ठीक है दोस्तों, कितने रह गए, तो 6 अधिकार। तो एक अधिकार का क्या हुआ, कौन सा हटा, तो ये एक जो अधिकार वो यही था जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला है, संपत्ति का अधिकार, इसको क्या करा गया, मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। तो नोट में लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी हैव बीन रिमूव्ड, इसको जो है क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। कैसे, तो बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार है, जो प्रॉपर्टी की राइट्स है, इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत कहाँ से निकाल दे, तो इसको जो है फंडामेंटल से निकाल दिया गया, फ्रॉम फंडामेंटल, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स से निकाल दिया गया, फंडामेंटल राइट्स, और कहाँ जोड़ दिया गया, एंड एडेड टू लीगल राइट्स, मतलब विधिक अधिकार में जो है इसको जोड़ दी गई। कहाँ जोड़ दिया गया, तो लीगल राइट्स, यानी कि विधिक अधिकार में इसको जो है जोड़ दिया गया, मौलिक अधिकार से निकाल करके जो है विधिक अधिकार में जोड़ दी गई। तो पहला कौन सी थी, तो राइट टू एक्सप्रेशन, या राइट टू एक्सप्रेस, कब बोलने हैं, कितने बोलने हैं, चुप रहने, वो सब आप पे डिपेंड करती है। दूसरा कौन सी थी, तो राइट टू पीसफुल असेंबली, शांतिपूर्ण जो है सभा जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। तीसरा कहता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब संगठन बनाने का अधिकार। अच्छा, डी कहता था उसके बाद कि घूमने का अधिकार, आप घूम रहे हैं तो आपको रुकना है, तो ठहरने का अधिकार।
अब जो है ठहरना है, बहुत टाइम से रह रहे हैं तो प्रॉपर्टी बनेगी, या फिर आपने खरीद ली अपनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी का अधिकार। हालांकि प्रॉपर्टी के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से निकाल के विधिक अधिकार में जो है जोड़ दिया गया है। अब जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, वो एक तरह से विधिक अधिकार बन चुका है। इतनी हो गई। अब 19(1) का एक जो है लास्ट आता है जी। जी नंबर हमें कहता है कि हमें काम करने का अधिकार, हमें बिजनेस करने का अधिकार भी है। ठीक है, राइट टू वर्क और बिजनेस, राइट टू वर्क और बिजनेस। ठीक है, राइट टू वर्क और बिजनेस, हमें काम करने का अधिकार, हमें व्यापार करने का अधिकार, ट्रेडिंग करने का अधिकार, इस सब का भी अधिकार जो है हमारे पास है। ठीक, तो यह है अपनी 9(1) का। अच्छा, नोट में कुछ पॉइंट लिख लेंगे, मैं आपको नोट में कुछ पॉइंट्स लिखाने चाहूँगी। 19(1) का ए डालेंगे। 19(1) का ए हमने क्या बताया अभी आपको कि राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन, तो इसके बारे में ही लिखेंगे 19(1) का ए में कि एक्सप्रेशन मतलब आप चुप कब रह सकते हैं, बोल कब सकते हैं, वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या आएगी, तो राइट अधिकार आता है टू स्पीक, आपके पास बोलने का अधिकार है। दूसरा क्या आता है, राइट टू बी क्वाइट, आपको चुप रहने का अधिकार भी है, चुप रह सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यह आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। अच्छा, फिर आपको क्या है, आप सोशल मीडिया पे भी तो लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बातों को, तो राइट टू राइट एंड शेयर ऑन सोशल मीडिया लिखेंगे, राइट टू राइट एंड शेयर ऑन सोशल मीडिया। कि क्या होता है कि जब आप लिखते हैं तो उसको जो है आप जो सोचते हैं, आप जो लिखते हैं, उनको सोशल मीडिया पे शेयर करने का भी अधिकार आपके पास है। क्या न्यूज़ चल रही है उसको जानने का भी अधिकार है। तो राइट टू नो, राइट टू नो प्रेस बोल सकते हो आप, या फिर न्यूज़ बोल सकते हो, राइट टू नो प्रेस और न्यूज़, तो समाचार जानने का भी अधिकार है आपके पास। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है कि आप जिसको वोट दे रहे हैं, जब चुनाव होती है, जब इलेक्शन होती है, तो आप जिसे वोट दे रहे हैं, तो आप किसे वाकई में वोट दे रहे हैं, ये चीज़ जानने का भी अधिकार आपके पास दिया गया है। तो ये भी चीज़ आपको दिया गया है। तो राइट टू नो, राइट टू नो द कैंडिडेट to whom we are voting, to whom we are voting, हम किसे वोट दे रहे हैं ये जानने का अधिकार भी हमारे पास है। तो अच्छा, ये हो गई। अब आती है कुछ डिजिटल की चीज़ें कि हम किससे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये होती है फ़ोन टैपिंग से। तो फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध, फ़ोन ट्रैकिंग के विरुद्ध भी आपके पास अधिकार है। आपको बिना बताए किसी भी प्रकार से आपकी फ़ोन जो है टैप नहीं की जा सकती है। नॉट इवन अ गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ट्रैक और टैप योर फ़ोन विदाउट योर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो आपकी फ़ोन टैप नहीं की जा सकती है। राइट अगेंस्ट फ़ोन टैपिंग लिख लेंगे, राइट अगेंस्ट फ़ोन टैपिंग। ठीक है, तो फ़ोन टैपिंग का भी अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। ठीक है, फ़ोन टैपिंग का भी अधिकार किसी को नहीं दिया है। कोई आपसे बिना पूछे, बिना आपकी इजाज़त के आपकी फ़ोन टैप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है जो इंटरनेट हम चलाते हैं, राइट टू एक्सेस इंटरनेट, तो हमें इंटरनेट एक्सेस का भी अधिकार है। तो राइट टू एक्सेस इंटरनेट, इंटरनेट एक्सेस का भी अधिकार है। बेसिकली ये जो पॉइंट्स है ये हमने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखाई है, बताई है। ठीक है, ये 19(1) का है, ए का है पॉइंट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू
एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं या एक्सप्रेस कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है ये सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे देखते हैं। अगर बात करें कि एक कॉरपोरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो अभी हम जानते हैं, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसको 1901 के सी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 2011 में जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसको जोड़ी गई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी को 19 के सी में। किस में जोड़ा गया था? तो 19 के सी में। ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को 19 के सी में कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 2021 में, सॉरी 2011 में। किसके द्वारा? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। तो जो सहकारी समिति होता है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लिख लेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, तो ये चीज़ जोड़ा जो गया था, कब जोड़ा गया था? हमारे भारत के संविधान के 19(1) के सी में। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर एडेड, जोड़ा गया था, वेयर एडेड इन 19(1) सी में। कहाँ जोड़ा गया था? 19(1) सी में। किसके द्वारा? तो बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के तहत जोड़ा गया था। तो अब ये क्या हो जाएगा? 19(1) सी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 19(1) सी का ये हो जाएगा, जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी जाएगी। अच्छा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 19(1) सी में हमने क्या पढ़ा था, तो 19(1) सी में हमने पढ़ा था कि जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन का जो है निर्माण हम कर सकते हैं। ये राइट हमें जो है हमें दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? तो संविधान के द्वारा जो हमें दिया गया है कि संगठन जो है, यानी कि एसोसिएशन की जो संगठन है, संगठन बनाने की प्रक्रिया जो है वो हम शुरू कर सकते हैं, हम संगठन बना सकते हैं। ये अधिकार भी हमें हमारा संविधान देता है। ठीक है। तो ये अधिकार भी जो हमें हमारा संविधान देता है। तो ये थी कुछ अपनी आर्टिकल नंबर 19 के बारे में। एक बार रिपीट कर लेते हैं, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। ओके, तो ये रही अपनी राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में इसमें बात करी गई है, जिसमें जो है पहला कौन सी फ्रीडम की बात है कि आपको बोलने, पोस्ट करने, लिखने, चुप रहने, इंटरनेट एक्सेस करने, इन सब का अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो राइट टू एक्सप्रेशन। अच्छा, दूसरा क्या बताया गया है बी में कि पीसफुल असेंबली, शांतिपूर्ण जो है सभा के बारे में एक्सपेक्ट करी गई है। और तीसरा बताया गया कि आप संगठन बना सकते हैं, यह अधिकार आपके पास है, पर वैसे भी नहीं बनानी है कि जो राष्ट्र को या राज्य को नुकसान हो। अगर वैसी कुछ होती है चीज़ें तो फिर आपकी जो है संगठन कैंसिल कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, और आपके ऊपर भी जो है FIR हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। आपको घूमने का अधिकार दिया गया है, आपको रहने का अधिकार दिया गया है। हालांकि प्रॉपर्टी जो राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको जो है भारत के संविधान से जो है मौलिक अधिकार वाले भाग से निकाल करके विधिक अधिकार वाले भाग में जोड़ दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है। अच्छा, जी एक लास्ट आता है 91 जी, जो हमें बताता है कि हमें काम करने का अधिकार है, हमें बिजनेस करने का भी अधिकार दिया गया है। हमारा जो भारत का संविधान है, इस संविधान ने हमें काम करने, बिजनेस करने का अधिकार भी दे रखा है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें जी में देखने को मिलती है, 19 नंबर आर्टिकल के सब क्लॉज 1 के जी में देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, 19 की 1 में हमने आपको कुछ चीज़ें बताई कि आपको क्या बताया? बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, शेयर करने का अधिकार, न्यूज़ जानने का अधिकार, ये जानने का अधिकार कि आप वोट किसे दे रहे हो, आपके फ़ोन टैपिंग का अधिकार कि कोई आपसे बिना परमिशन के आपके फ़ोन को टैप नहीं कर सकता, ट्रैक नहीं कर सकता, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, इसका अधिकार। तो ये सारी जो है अधिकार
दी गई है हमें भारत के संविधान के द्वारा। और इसके बाद हमने बताया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसको जोड़ा गया है भारत के संविधान के 19 नंबर आर्टिकल के सब क्लाउज 1 के सी में जोड़ा गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी कब जोड़ा गया था? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 को ये बातें जोड़ी गई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब जो है सहकारी समिति। लिख भी देता हूँ मैं, बेहतर रहेगा। सहकारी समिति। तो ये चीज़ जोड़ी गई थी 19 नंबर आर्टिकल के सब क्लाउज 1 के सी में जोड़ा गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने एक चीज़ देखी। अब जो है अपना आएगा आर्टिकल नंबर 20। अब आर्टिकल नंबर 20 देखते हैं कि थोड़ा क्या है। आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 आप याद कीजिए ज़रा कि किसी भी प्रकार से अगर कोई भी तरह से इमरजेंसी आता है या नेशनल इमरजेंसी आता है कि जो राष्ट्रीय आपात आता है, उस केस में सारे जो है फंडामेंटल राइट्स को रद्द कर दी जाएगी 20 और 21 नंबर राइट को छोड़ करके। 20 और 21 नंबर फंडामेंटल राइट्स जो है ये रद्द नहीं होगी, बाकी सारी की सारी रद्द हो जाएगी। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी समझाया था। तो आज उसी को कंटिन्यू करना है कि जो 20 नंबर जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, कि 20 नंबर अनुच्छेद में कहता क्या है, आखिर 20 नंबर के अनुच्छेद में है क्या। तो देखिए 20 नंबर में क्या है कि आप जो है किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को टेस्टिफाई नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि वो जो बंदा है वो अपने खिलाफ जो है गवाही दे। क्या करे? अपने खिलाफ जो है गवाही दे, अपने खिलाफ बोले। इस पे जो है आप जोर नहीं दे सकते, किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते, टेस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। तो 20 नंबर में लिखेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, कि अगर कोई किसी भी प्रकार से कोई भी जुर्म किया है फिर भी आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। आई मीन उसको जो है थोड़ी चीज़ें तो हो जाती है, कोई इशू नहीं है उसमें, पर जो है अपना संविधान कहता है कि आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, टेस्टिफाई नहीं कर सकते कि जो भी है जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाता। हमारा संविधान कहता है कि जब तक जो है जो भी दोष मतलब जो जुर्म किया है, अगर उसका जो है जुर्म जो है साबित नहीं हो जाता तब तक वो दोषी नहीं है। ठीक है। जब तक प्रूफ ना हो जाए कि वो गिल्टी है तब तक जो है वो मुजरिम नहीं है, दोषी नहीं है। तो यही चीज़ हमें बताया गया आर्टिकल नंबर 20 में, अनुच्छेद नंबर 20 में, कि हम जो है कन्विक्शन के खिलाफ जो है, ऑफेंस के खिलाफ जो कन्विक्शन होती है उससे प्रोटेक्शन दिलाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो जो कन्विक्शन है उसके खिलाफ जो ऑफेंस जो करा है उसके लिए जो कन्विक्शन यानी कि छानबीन होती है, तो उसमें क्या है कि किसी को भी टेस्टिफाई नहीं करी जाएगी, फोर्स नहीं करा जाएगा कि जो है कोई भी बंदा अपने खिलाफ गवाही दे, कि कोई जो बंदा है जो है अपने खिलाफ गवाही दे। तो इसका यह मतलब होता है। ठीक है। तो यह हमें बताया गया आर्टिकल नंबर 20 में। इसको सीधा और साधारण लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ कि नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो लिख लेंगे कि नो पर्सन शुड बी फोर्स्ड, नो पर्सन शुड बी फोर्स्ड, नो पर्सन शुड बी फोर्स्ड, क्या? तो फोर्स्ड, नो पर्सन शुड बी फोर्स्ड टू टेस्टिफाई, टू टेस्टिफाई मतलब होता है बोलने पे मजबूर करना। टेस्टिफाई यानी कि स्पीक अगेंस्ट, किसके विरुद्ध? किसके अगेंस्ट? तो अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के विरुद्ध। खुद के विरुद्ध जो है फोर्स नहीं कर सकते कि कोई जो है खुद के विरुद्ध अपनी गवाही खुद दे, बोले, उसको जो है हम फोर्स नहीं कर सकते, टेस्टिफाई जो है नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमें, इस चीज़ का अधिकार कौन देता है? तो इस चीज़ का अधिकार जो है अपने संविधान के, भारत के संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 20 में लिखा हुआ है। किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते, इवन अगर वो गिल्टी भी है। तो जब तक उसका दोष जो है प्रूफ नहीं हो जाता, उसकी जो क्या है कि जब तक जो उसका दोष प्रूफ नहीं हो जाता कि वो गिल्टी है, जब तक उसका जुर्म प्रूफ नहीं हो जाता तब तक वो दोषी नहीं है।
आप उसे टेस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से फोर्स उसे नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि कुछ टेस्ट कंडक्ट भी करे जाते हैं परमिशन लेने के बाद, और वो कोस्ट मैं टेस्ट आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर टेस्ट के नाम मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं टेस्ट लिख देता हूँ पहले। टेस्ट्स, कुछ टेस्ट हैं जो लीगली कंडक्ट कराए जाते हैं पता करने के लिए। एक तो हो जाता है अपना नारकोटिक टेस्ट, नारकोटिक टेस्ट, नारको नारकोटिक टेस्ट। तो एक तो हो जाता है अपना नारकोटिक टेस्ट। इसमें क्या होता है कि लोगों को जब ये नारकोटिक, अभी नारकोटिक क्या है, तो इसमें क्या होता है कि सोडियम पेंथोनॉल की एक मेडिसिन दी जाती है। सोडियम पेंटेथॉल की ना एक मेडिसिन जाती है, एक इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, सोडियम पेंटोथॉल, सोडियम पेंटोथॉल नामक एक इंजेक्शन दी जाती है, जिसमें क्या होता है कि जिसको अरेस्ट करी जाती है, जिसको टेस्टिफाई कर रहे हैं हम, जिसकी जो है कन्विक्शन, मतलब जिसको टेस्टिफाई कर रहे हैं हम, जिसकी वो बातचीत रिकॉर्ड करी जा रही है, तो उसको क्या होता है कि एक सोडियम पेंटेथॉल नामक इंजेक्शन दी जाती है, जिसको नारकोटिक का इंजेक्शन कहते हैं। इस इंजेक्शन देने के बाद क्या होता है कि जो मानव है, जो मनुष्य है, ह्यूमन है, वो जो है अनकॉन्शियस सा हो जाता है। वो जो है अनकॉन्शियस, मतलब अनकॉन्शियस का मतलब ऐसा कि उसको कुछ भी पता नहीं है, वो झूठ नहीं बोल सकता। जो भी बोलेगा वो सिर्फ वही बोलेगा जो उसके साथ जो है इंसिडेंट्स हो चुकी है। वो किसी भी तरह से स्टोरी बनाने के लिए सक्षम नहीं होता है। अनकॉन्शियस मतलब ये चीज़ें होती है। तो ह्यूमन जो है पूरी तरह से क्या होता है कि ह्यूमन जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये होती है नारकोटिक टेस्ट में। तो ह्यूमन जो है पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है, विचलित हो जाता है, उसे किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ें पता नहीं होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है पॉलीग्राफी टेस्ट। अब ये पॉलीग्राफी टेस्ट क्या है, अब ये पॉलीग्राफी टेस्ट क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी की गेस्चर्स होती है, कि उसकी मूवमेंट होती है, लाइक जब कभी बोलते हैं तो थोड़ी आँख इधर जाएगी, थोड़ी उधर जाएगी, थोड़ी लेफ्ट जाएगी, थोड़ी राइट जाएगी, थोड़ा रोआ खड़ा होगा। तो ये सारे जो हाव भाव जो हैं, पसीने हो गए, तो बॉडी जेस्चर्स जो है, इसको आइडेंटिफाई करके पता लगाया जाता है पॉलीग्राफ टेस्ट में कि जो बंदा है जिसे टेस्टिफाई करी जा रही है, वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो इसमें कैसे हम देखते हैं, तो इसमें हम बॉडी गेस्चर देखते हैं, बॉडी गेस्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं। उसके हाव भाव हो गए, ये कैसा है, हाव भाव कैसा है, या फिर जो है स्वेटिंग हो गया, अगर पसीने आ रहे हैं तो पता चलता है कि सामने वाला बंदा जो है कुछ तो छुपा रहा है। ठीक है, एक तो हो गया पॉलीग्राफी की टेस्ट, और एक होता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। ब्रेन मैपिंग टेस्ट, कुछ इलेक्ट्रोड्स जो है ब्रेन में लगाए जाते हैं, और जो उसकी जो इलेक्ट्रोड्स जो है डिस्प्ले से कनेक्ट होती है। और जब आप सोचते हो फिर कंफ्यूज होते हो, फिर सोचते हो, तो उसकी जो लाइनिंग आती है डिस्प्ले पे, उसको कहते हैं ब्रेन मैपिंग। उसको कहते हैं हम लोग क्या, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कहते हैं। तो ये तीन जो है टेस्ट हैं जो कंडक्ट अक्सर करे जाते हैं। पर ये तीनों के तीनों टेस्ट अगर जो है आपने पुलिस स्टेशन में कहीं भी कराए हो, और किसी के खिलाफ कोई भी दोषी है नहीं है, सस्पेक्ट पे आधार पे अरेस्ट करी गई है नहीं करी है, जैसा भी है, अगर ये टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट में से किसी भी प्रकार की कोई भी टेस्ट जो है कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। कोर्ट इन सारे टेस्टों को जो है मान्यता नहीं देगी, कोर्ट इन सारे टेस्ट को नहीं मानेगा, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने कुछ मूवीज़ में भी देखे होंगे कि मार पीट करके क्या होता है कि पुलिस स्टेशन में उससे सच उगलवाई जाती है, बुलवाया जाता है, और वो बंदा अगर कोर्ट में जा कर के मना कर दिया कि हमसे ज़बरदस्ती बुलवाया गया है, हमने ये चीज़ नहीं करा है, झूठ भी बोल देता है और बोल देता है कि हमने नहीं करा, तो उससे क्या होगा कि कोर्ट वही बात मानेगा। पुलिस वाले कोई भी एविडेंस जो है वो अप्रूव नहीं होंगे। जो भी पुलिस ने उनको क्या करा है कि जेल में रख करके, अपनी कस्टडी में रख करके अगर उनकी बयान लिया है, तो वो बयान जो है
वो इन्फोर्सिबल नहीं होगी, लागू नहीं होगा कोर्ट में। अगर जो है उस मुजरिम ने ये कह दी कि हमें जो है मार पीट करके हमसे बयान लिया गया है, तो ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है कोर्ट में अप्लीकेबल नहीं होगा। तो यही चीज़ हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 20 के एक में। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 20 के एक में, 20 के एक में। अच्छा, आर्टिकल नंबर 20 का 2 अगर देखें, आर्टिकल नंबर 20 का सेकेंड सब क्लाउज अगर देखें कि सेकेंड सब क्लाउज में क्या होता है कि किसी भी प्रकार से जो है आप किसी भी दोषी को डबल पनिशमेंट नहीं दे सकते। जियोपार्डी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, डबल पनिशमेंट जो है नहीं दे सकते, दोबारा जो उसे सज़ा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, दोबारा इसे सज़ा नहीं दे सकते, एक बार ही किसी भी गलती के लिए किसी को एक बार ही सज़ा दे सकते हैं, दोबारा सज़ा नहीं दे सकते हैं। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट ये क्या चीज़ बताता है हमें, तो ये बताता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को या किसी भी लोगों को जो है अब दोबारा सज़ा नहीं दे सकते, सिर्फ एक गलती के लिए। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट इसको कहते हैं जियोपार्डी। जियोपार्डी इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जियोपार्डी। लिखेंगे कैसे इसको, तो किसी को भी पनिशमेंट एक ही बार दी सकती है उसके एक गलती के लिए। पनिश ओनली वंस फॉर वन ऑफेंस, पनिश ओनली वंस फॉर वन ऑफेंस। किसी को जो है दोबारा एक ही गलती के लिए सज़ा नहीं दे सकते। आप लोगों ने वैसी वीडियोस या फिर वैसी चीज़ें देखी होगी कि बाइक अगर मान लो कि रेड लाइट जो है सिग्नल पार करके क्रॉस कर गया, तो उसकी अगर चालान हो गई, यहाँ पे चालान हो गई, तो अब वो दोबारा से भी रेड लाइट क्रॉस करता है, तो उस समय जो है उसके चालान वापस से नहीं हो सकते। ठीक है, उस समय उसके चालान वापस से नहीं हो सकते क्योंकि गलती उसकी वही है, उसके चालान पहले कट चुके हैं, तो दोबारा से उसके चालान अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं कटेगा, अभी फ़िलहाल के लिए तो उसके चालान नहीं कटेगा। ठीक है, तो एक बार गलती के लिए जो है एक ही बार सज़ा दे सकते हैं। यह चीज़ हमें आर्टिकल नंबर 20 के दूसरे सब क्लाउज में देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 20 के दूसरे सब क्लाउज में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार से कोई भी मिस्टेक करता है, तो उसके साथ जो है आप सिर्फ एक बार उसको सज़ा दे सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, चाहे तो आप उसे फाइन लगाए, तो सिर्फ एक बार पनिशमेंट दे सकते हैं, 2 बार पनिशमेंट नहीं दे सकते उनको। ट्वाइस वी कैन नॉट पनिश देम ट्वाइस। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज वी कैन ओनली पनिश वंस फॉर द वन ऑफेंस इज डन बाय एनी पर्सन और सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक बार की गलती के लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा हम लोग जो है दे सकते हैं। ओके, इसके बाद जो है अपना आर्टिकल नंबर हम 21 देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 21 हमें क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 21 हालांकि हमारा कहता है कि जीवन और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, कि जो व्यक्ति है, भारत का जो नागरिक है, उसे जीवन जीने का और उसे स्वतंत्र रहने का, मतलब स्वतंत्र व्यक्तित्व रखने का अधिकार उनके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें बताता है आर्टिकल नंबर 21। तो लिख लेंगे कि राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी, कि उनको जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होने चाहिए। तो ये चीज़ जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 में लिखा गया है। ये बातें इसको ना कुछ केसेस के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ें इन्फोर्स करी गई, लागू करी गई, ये कुछ केसेस पे डिपेंड होकर के जो है लागू करी गई थी। ठीक है, या जो चलाया गया था। अच्छा, अगर केस के बारे में देखें तो हम अपना देखते हैं केसेस के बारे में। एक तो केस आया था विशाखा गाइडलाइन से, राजस्थान की कहानी है 1997 वाली, विशाखा गाइडलाइन लिख लेंगे, विशाखा गाइडलाइंस की, विशाखा गाइडलाइंस की कहानी है। कहाँ की, तो ये जो कहानी है, यह कहानी है
राजस्थान की 1997 एडी की, राजस्थान 1997 एडी की यह कहानी है, विशाखा गाइडलाइन की केस है। यहाँ पे क्या हुआ था कि इस केस के अकॉर्डिंग जो है, इस केस के अकॉर्डिंग ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो क्या है कि फैक्ट्रियों में और जो है कारखानों में कार्य करने वाले, काम करने वाले जो कर्मचारी महिलाएं हैं, महिला कर्मचारी है, उनके साथ अगर किसी भी प्रभाव का यौन उत्पीड़न करा जाता है, मतलब ये सेक्सुअल हरासमेंट अगर करी जाती है, किसी भी प्रकार से उनको परेशान किया जाता है, तो वो महिला जो है अपना इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। ये उनका अधिकार है। दे हैव राइट्स टू रेज अगेंस्ट सेक्सुअल सेक्सुअल हरासमेंट, इसका हिंदी होता है यौन उत्पीड़न, ठीक है। तो इसके खिलाफ जो वो महिला आवाज़ उठा सकती है। तो ये चीज़ें यहीं पे इम्प्लीमेंट करी गई थी, ठीक है। तो लिख लेंगे राइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एंड सेक्सुअल हरासमेंट। अगर ये सारी चीज़ों में से किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ें कंडक्ट होती है किसी भी महिला के साथ कारखानों में जहाँ काम करते हैं वहाँ पे, तो इसके खिलाफ जो ये कदम उठा सकते हैं, ठीक है। तो वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें बताया गया है विशाखा गाइडलाइन, बात है राजस्थान की 1997 वाले केस में। अच्छा, एक केस और फेमस आता है पुट्टा स्वामी जी की केस। किसका आता है? पुट्टा स्वामी जी की केस आती है, ठीक है। पुट्टा स्वामी जी की केस आती है। इसमें देखिए क्या होता है पुट्टा स्वामी जी की केस में कि ये कहते हैं आधार कार्ड के बारे में। ये जो पुट्टा स्वामी जी की केस है ये आधार कार्ड से रिलेटेड है कि प्राइवेसी, हमारी जो प्राइवेसी है, हम प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो अपनी जो प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट्स है हमारी, क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स है। तो पुट्टा स्वामी जी की केस क्या थी? आधार कार्ड की केस थी। तो लिख लेंगे इन आधार कार्ड केस, आधार कार्ड केस, आधार कार्ड की केस क्या थी कि द राइट टू प्राइवेसी, द राइट टू प्राइवेसी वेर डिक्लेयर्ड। क्या करा गया कि प्राइवेसी जो है उसे डिक्लेयर करा गया, किसके अंतर्गत? तो डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट। क्या बनाया गया उसको? तो मौलिक अधिकार बनाया गया। क्या? तो मौलिक अधिकार बनाया गया प्राइवेसी को, ठीक है। तो प्राइवेसी को मौलिक अधिकार किस केस में बनाया गया था और कहाँ मेंशन है? तो जो प्राइवेसी को मौलिक अधिकार जो है पुट्टा स्वामी जी के केस में बनाया गया था, आधार कार्ड वाली केस है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो अपने संविधान के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 21 में लिखा गया है। अच्छा, इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सा केस आता है, परमानंद कटरा केस आता है। परमानंद कटरा केस आता है, लिख लेंगे परमानंद कटरा केस। तो परमानंद कटरा केस आता है एक, ठीक है, परमानंद कटरा केस। अच्छा, परमानेंट कटरा केस क्या कहता है यहाँ पे, इसके बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो परमानेंट कटरा केस कहता है हमें कि जो व्यक्ति है अगर वो इमरजेंसी की कंडीशन में, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है इमरजेंसी की कंडीशन में, तो वहाँ पे उनकी इलाज होगी, पैसे बाद में वसूले जाएंगे, जब वो ठीक हो जाएंगे पैसे तब ली जाएगी। पर अगर इमरजेंसी की केस है, आपातकाल की स्थिति बन रही है कि उनकी एक्सीडेंट हुई है, किसी भी प्रकार से कोई भी आपातकाल की स्थिति बन रही है, तो उस केस में जो वो व्यक्ति है उसका इलाज होगा ही होगा, छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये अधिकार वह देता है हमें। तो राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या? तो मेडिकल ट्रीटमेंट का हमें अधिकार देता है, इलाज का अधिकार देता है, चिकित्सा का अधिकार जो हमको देते हैं। कब? तो इन इमरजेंसी, आपातकाल के स्थिति में, ठीक है। इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति में जो है मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि चिकित्सा का अधिकार देता है। और ये चीज़ भी हमारे अनुच्छेद 21 में लिखे गए हैं परमानंद कटरा वाले केस में। अच्छा, एक और आती है केस, बड़ा फेमस केस है कि
नवतेज कौर जी की केस आती है, नवतेज कौर जी की केस आती है और ये कहते हैं अपने केस में, और इनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया अपना, कि इन्होंने बताया कि होम सेक्सुअलिटी जो है वो एक तरह का क्राइम जो है नहीं है। सॉरी होम नहीं है, सॉरी होम नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी। तो है होमोसेक्सुअलिटी जो है वो एक तरह से कोई भी क्राइम नहीं है, ये बता रहा है नवतेज कौर जी की केस में जो डिसीजन आई, नवतेज कौर जी के केस में जो डिसीजन आई। और यहाँ पे क्या डिक्लेयर हुआ कि जो होमोसेक्सुअलिटी है, होमोसेक्सुअलिटी वो किसी भी प्रकार से क्राइम नहीं है, इज़ नॉट अ क्राइम। तो होमोसेक्सुअलिटी जो है वो किसी भी प्रकार से कोई भी क्राइम नहीं है। अपनी जो इंडियन पिनल कोड 377 सेक्शन कहता है, जो धारा है इंडियन पिनल कोड 377, वहाँ पे कह रहा था कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो एक क्राइम है। वो क्या कहता है, आईपीसी सेक्शन 377 कहता है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है एक क्राइम है। पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दी और जो है सेक्शन 377 को समाप्त कर दिया, रद्द कर दी। कहाँ पे? नवतेज कौर वाले केस में। नवतेज कौर वाले केस में जो है सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई और जो है आईपीसी सेक्शन यानी कि इंडियन पिनल कोड जो है धारा 377 को जो है रद्द कर दिया गया और बोला गया, ये जो डिक्लेयर करा सुप्रीम कोर्ट ने, अपनी डिसीजन दी कि होमोसेक्सुअलिटी जो है किसी भी प्रकार से कोई भी क्राइम नहीं है। ठीक है, तो नोट में लिख लेंगे कि आईपीसी सेक्शन इंडियन पिनल कोड की धारा 377 के तहत जो बताया गया था कि होमोसेक्सुअलिटी इज़ अ क्राइम, होमोसेक्सुअलिटी इज़ अ क्राइम, ये चीज़ जो बताई गई थी आईपीसी सेक्शन 377 में, इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, सस्पेंड कर दिया और सेक्शन 377 को रद्द भी कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज कौर जी के केस में क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करी, डिसीजन दिया और क्या कर दी, एंड कर दी। किस चीज़ का? एंड ऑफ सेक्शन 377 जो धारा है उसे सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया और जो है बताया कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो कोई क्राइम नहीं है, वो कोई क्राइम जो है नहीं है। तो इसके बारे में हमें बताती है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ अपवाद भी है कि जो पर्सन है अगर उसकी रिलेशनशिप जो है अडल्ट है, मतलब युवक है और युवती है, क्या है, युवक है और युवती है, मतलब अगर एज 18 प्लस है, 18 प्लस है और वो अडल्ट की कैटेगरी में काउंट होता है, तब तो है होमोसेक्सुअल जो है ये लीगल है, ये कोई क्राइम नहीं है। पर अगर इससे कम आता है, एज अडल्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, 18 प्लस की कैटेगरी में नहीं आते, तब जो है ये एक क्राइम है, ठीक है। तो रिलेशनशिप, द पर्सन हैविंग रिलेशनशिप इज एन अडल्ट मस्ट बी 18 प्लस एंड द रिलेशनशिप शुड नॉट बी विथ एनिमल। जानवरों के साथ वैसा मत कर देना, ठीक है। तो जानवरों के साथ जो है इस प्रकार की कोई भी रिलेशनशिप यानी कि संबंध नहीं होने चाहिए। तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो एक्सेप्शन लिख लेंगे हम लोग कि होमोसेक्सुअलिटी जो है ये कब तक वैलिड है, जब तक आप अडल्ट हैं, ठीक है। अडल्ट है तो चलेगा, लीगल है, नहीं तो लीगल नहीं है, इलीगल है, तब ये क्राइम है। सो द पर्सन हैविंग रिलेशनशिप जिसके संबंध के बारे में बताया जा रहा है, हैविंग रिलेशनशिप मस्ट बी एन अडल्ट। क्या होना चाहिए? तो वो अडल्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो वो जो है अडल्ट होने चाहिए। और अडल्ट होने के लिए क्या चाहिए? 18 प्लस की एज चाहिए। और क्या है दूसरा चीज़ कि रिलेशनशिप जानवरों के साथ नहीं होने चाहिए। रिलेशनशिप जानवरों के साथ नहीं होने चाहिए। शुड नॉट बी विथ
विथ एनिमल्स, तो जानवरों के साथ जो है रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये है इनके अपवाद यानी कि एक्सेप्शंस, यानी कि अपवाद। तो हमने कितनी केस देख ली? एक तो हमने देख ली विशाखा गाइडलाइंस की, एक तो हमने केस देख ली विशाखा गाइडलाइंस की, राजस्थान की न्यूज़ है 1977 की। दूसरा हमने देख ली पुट्टावी पुट्टास्वामी जी की केस, और तीसरी देख ली हमने जो है परमानंद कटरा की केस, और चौथा देख लिया हमने नवतेज कौर जी की केस। ठीक है, तो ये जो है चार अपने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण केसेस थे जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस करी है। और जो है अपना 21 नंबर क्या कहता है, वही जीवन जीने का अधिकार और जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी जिसे कहते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमें देता है अपना अनुच्छेद नंबर 21। ठीक है, तो दोस्तों एक नोट भी लिख लेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ डिक्लेयर कर रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है किसी भी प्रकार से क्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो है गे मैरिज को लीगल कर दी जाए, नहीं, तो नोट में लिख लेंगे। नोट में ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, इसे नोट में लिख लेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी संवैधानिक बेंच जो है वो किसी भी प्रकार से जो है होमोसेक्सुअलिटी के लिए गवर्नमेंट को जो है परमिशन नहीं देती है, अलाउ नहीं करती है, नहीं कहती है कि जो गे मैरिज है उससे लीगल कर दी जाए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं कहता। तो द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ruled on issue of homosexuality, ruled on issue of homosexuality, कि जो होमोसेक्सुअलिटी पे रूल बनाई गई थी उस पे जो काम करा, दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट लीगलाइज, सरकार को अधिकार नहीं है कि वो क्या कर सके, लीगलाइज, गे मैरिज को लीगल कर सके, गे मैरिज को जो है किसी भी प्रकार से लीगल बता सके, इसकी परमिशन नहीं देता, इसकी परमिशन जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। ठीक है, अब कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस के बारे में देख लेते हैं, दो तीन और इम्पोर्टेंट केसेस है, जैसे MC मेहता जी का केस है। MC मेहता जी का केस है, इनके केस में जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई कि आपको जो है स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है, आपको जो है स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है। ये किसके केस में आया? तो ये जो है MC मेहता जी के केस में सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी कि राइट टू लिव इन प्योर इन्वायरमेंट, कि आपको जो है स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है, राइट टू लिव इन प्योर इन्वायरमेंट, कि आपको जो है स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार है। इस चीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने किसके केस में ये चीज़ बताई, डिसीजन दी? तो MC मेहता जी के केस में। उसके बाद आता है अपना बाबा रामदेव जी की केस, बाबा रामदेव जी की केस, बाबा रामदेव जी की केस। इसकी केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको जो है पूरी नींद लेने का अधिकार है, आप सो रहे हैं तो आपको जो है किसी भी प्रकार से कोई भी जगा नहीं सकता। अगर आपके दोस्त लोग जगाते हैं तो आप केस कर सकते हैं। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा कि जो है हमारे एक भैया ने बताया था कि अगर हमें नींद से जगाए हो तो हम आप पे केस कर सकते हैं। ये चीज़ हमें अधिकार दिया गया है अपने संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 21 में लिखा हुआ है कि अगर हमें नींद से जगाए तो हम केस कर सकते हैं। भाई साहब अपने ज़रूर दिखाइएगा दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, तो जो है पूरी नींद लेने का अधिकार है हमारे पास। तीसरा आता है उन्नी कृष्णा जी का केस। किसका? तो उन्नी कृष्णा जी का केस। अभी उन्नी कृष्णा जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे कंपलसरी करने हैं। क्या करना है? उसको जो है प्राइमरी जो एजुकेशन है उसे कंपलसरी करने हैं। हालांकि ये बाद में हुई थी, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा है उसे
सबको प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। और ये चीज़ कब हुई थी, ये केस कब आई थी, तो ये केस आई थी 1993 में, कि जो प्राइमरी जो शिक्षा है उसे पाने का अधिकार सबको है। और एक आती है बड़ी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, मोहिनी जी का केस। किसका? मोहिनी जी का केस। अभी मोहिनी जी में क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट की जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन है उसे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार में घोषित किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, डिक्लेयर करा जाएगा कि जो एजुकेशन है वो क्या है, तो शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार है भारत के सभी नागरिकों के लिए। तो जो शिक्षा के बारे में हमने एक अधिकार पढ़ा था मौलिक अधिकार में, कि कल्चर एवं एजुकेशन, राइट टू कल्चर एवं एजुकेशन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, मैंने आपको इधर बताया था। एक बार वापस से देख ही लेते हैं, उतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई, हम साथ साथ में रिवीजन भी करते चल रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है। तो ये देखिए, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, तो क्या कला तथा शिक्षा का जो अधिकार है ये चीज़ आया था, तो मौलिक अधिकार में इसे जोड़ा गया था। शिक्षा और कला का अधिकार जो जोड़ा गया था मोहिनी केस में जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। कब? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मोहिनी केस जब आई थी, तब 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है मौलिक अधिकार में जोड़ा गया कि शिक्षा जो है मौलिक अधिकार है सबके लिए, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को क्या करा, शिक्षा का अधिकार को क्या करा गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसे डिक्लेयर करी गई, डिक्लेयर्ड एज फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो घोषित किया गया किसके द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स घोषित किया गया मोहिनी जी के केस में, मोहिनी जी के केस में। अच्छा, यहीं पे आप ये देख लीजिए 21 का एक ये आता है अमेंडेड वाला पार्ट, कि यहाँ पे क्या किया गया कि 6 से इसी में क्या करा, मोहिनी जी के केस में ही क्या करा गया, एक पार्ट और जोड़ी गई 21 का ए, आर्टिकल नंबर 21A में एक जब संशोधित किया गया इस आर्टिकल को, तब जो जोड़ा गया था इसी संशोधन के तहत, तो 21A में जोड़ा गया था कि जो 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो है प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई थी, प्राथमिक शिक्षा जो है उसे कंपलसरी कर दी गई थी, और वो फ्री रहेगा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा कंपलसरी है, ठीक है। चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 14 ईयर्स वेर गिवन द राइट्स फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। जरूरी, एक तो निःशुल्क और जरूरी शिक्षा दी जाएगी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये कंपलसरी करी गई थी। तो चिल्ड्रन बिटवीन कहाँ से कहाँ तक, तो 6 से लेकर के 14 साल तक के एज के बच्चों के लिए, ईयर्स ऑफ एज, तो 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए क्या हुआ कि वेर गिवन राइट्स, उनको अधिकार दिया गया था, वेर गिवन राइट्स, उनको अधिकार दिया गया था किस चीज़ की, टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कि उनको निःशुल्क और जो है जरूरी शिक्षा देना आवश्यक है, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस मस्ट गेट एजुकेशन, और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मोहिनी केस में ही ये चीज़ लागू कर दी गई थी। अच्छा, आर्टिकल नंबर 21 के तहत क्या होता है कि जो शिक्षा का अधिकार है, ये एक्ट जो है, ये अधिनियम जो है 2009 वाली थी, और इसको पास कर दिया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 2009 में, और इसको लागू करी गई थी 2010 में, ठीक है। तो 21A की जो आर्टिकल है, 21A की जो आर्टिकल है, बेस्ड ऑन आर्टिकल 21A, ए जब कैपिटल में आएगा तो ये संशोधित वाला होता है, अमेंडेड वाली आर्टिकल, ठीक है। तो 21A जो है इसमें क्या हुआ, पहले मैं लिख देता हूँ कि द
राइट ऑफ एजुकेशन, द राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का जो अधिकार है, अधिनियम कब आया था? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था। अब कब पास किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? तो वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं, पार्लियामेंट, संसद भवन के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दी गई 2009 में ही। शिक्षा का जो अधिकार है इसे जब मोहिनी केस में 66वां संविधान संशोधन 2002 में इसे इम्प्लीमेंट करी गई, मतलब इसको जो है ऐड किया गया था। और ये जो अधिनियम है 2009 में आया था, शिक्षा का अधिनियम, शिक्षा का ये शिक्षा के आधार का अधिकार का अधिनियम 2009 वाली है, 21A में जो जोड़ा गया है, इसको जो है पार्लियामेंट ने 2009 में ही जो है पास कर दी थी। इस बिल को जो है संसद भवन ने 2009 में ही पास कर दी थी। पर क्या हुआ कि ये जो लागू हुआ, ये लागू कब तक हुआ? इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 2010। तो ये जो लागू हुआ था कि अप्रैल 2010 में ये चीज़ें लागू हुई थी, ठीक है। ये अधिनियम तो 2019 का है, शिक्षा का अधिकार का जो अधिनियम है, जो कि आर्टिकल नंबर 21A में, बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर 21A के तहत, मतलब अनुच्छेद नंबर 21A के तहत जो चीज़ें आई थी कि शिक्षा के आधार का अधिकार का अधिनियम 2009 वाली, इसको पेश तो 2009 में करी गई थी और पार्लियामेंट के द्वारा 2009 में ही पास भी कर दी गई, पर इसको लागू करा गया था अप्रैल 2010 में, ठीक है। तो इसको लागू करा गया था अप्रैल 2010 में। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो शिक्षा के आधार, शिक्षा के जो अधिकार का अधिनियम 2009 में आया था, 21वां अनुच्छेद के तहत अमेंडेड वाली, जो क्या हुआ था, संशोधित हुआ था मोहिनी केस में 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, जो ये 21A बना, और 21A के तहत जो है शिक्षा के अधिकार का अधिनियम 2009 की जो बिल आई थी पार्लियामेंट में, जिसे पार्लियामेंट ने, संसद भवन ने पास कर दी थी, यह बिल लागू कब हुई थी? तो ये लागू हुई थी अप्रैल 2010 में, ठीक है। तो ये लागू हुई थी अप्रैल 2010 में, ओके। तो कब लागू हुई थी? तो अप्रैल 2010 में लागू हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आती होगी, टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, इससे आगे जो अपनी अगली क्लास में करेंगे। अभी एक अनुच्छेद नंबर 22 बच रहा है। अनुच्छेद नंबर 22 कंप्लीट करने के बाद जो है हम मूव करेंगे अपने तीसरे राइट पे, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसको कंप्लीट करने के बाद धार्मिक अधिकार देख लेंगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद थोड़ी जो अपनी एक लास्ट बचेगी कल्चरल और एजुकेशन, मतलब क्या, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, उससे ख़त्म कर लेंगे, और रेमेडी वगैरह जो भी है संविधान का, उसको कंप्लीट कर लेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, इसमें एक भी थोड़ी सी भी चीज़ें अगर ऐसा लग रहा हो कि आपको कोई भी डाउट है, तो ज़रूर से ज़रूर जो है कमेंट करिएगा अपनी डाउट। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो डाउट्स है उसे क्लैरिफाई करा जाए। और जो इस वीडियो पे आपको किसी भी प्रकार से कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, अगर लगा हो कि आपके लिए चीज़ें अच्छी है, इन्फॉर्मेटिव है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। साथ साथ में जो है बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा सब्सक्राइब करके, और वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू।